अनअकैडमी राजस्थान 360 में सभी का स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी के साथ आप किस प्रकार से जुड़ सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड एंड एमए किया मैंने। क्वालिफाइड एग्जाम टेट 11-12, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 11, एसएससी एफसी 2012, पुलिस एग्जाम 13, माइंस एग्जाम 14-15, पुलिस एग्जाम 15, रेलवे एग्जाम 14-15, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम 2018। टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 ईयर का मेरा। जब आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो तो अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो डेली लाइव क्लासेस का मौका मिलता है, टॉप एजुकेटर्स के साथ डिस्कस करने का मौका मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विज चलते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं। किसी भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का आप कोर्स लेना चाहिए तो बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्ट्रक्चर किए हुए कोर्स मिलते हैं आपको। अनलिमिटेड एक्सेस, वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद आप किसी भी डिवाइसेस के अंदर इसे सुन सकते हो, देख सकते हो। तो अनअकैडमी आपको टॉप एजुकेटर्स से जुड़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है। 1 ईयर 7,000 का है, 2 ईयर 8,400 का है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हो तो मेरा कोड विकास01 यूज करते ही आपको 10% डिस्काउंट के साथ 7,000 का कोर्स 6,300 मिलने वाला है। और 2 ईयर का जो कोर्स है वो विकास01 कोड यूज करते ही 10% डिस्काउंट के साथ 8,400 से कम होके 7,560 रुपए में मिलने वाला है। अब बात करते हैं अपन रीट 2020 साइकोलॉजी सिलेबस की। अपनी यूनिट चल रही थी फेस्ट, और यूनिट फेस्ट में हमारा रिवीजन कोर्स का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, वर्दी और विकास की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांतों की। क्या बात करने वाले? विकास की थ्योरीज की बात करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड की बेहद शानदार क्लास प्रोवाइड करवाने वाली है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपको। तो आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। मैं बता दूं आपको, रीट 2020 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो आप जुड़ जाइए तैयारी में। और तैयारी ऐसी करनी है अपने को, तैयारी ऐसी करनी है कि दोबारा जिंदगी के अंदर हम रीट की तैयारी नहीं करेंगे, रीट की तैयारी नहीं करेंगे। तो रीट 2020 का मिशन हमें बहुत शानदार तरीके से क्लियर करना है। 75 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के। हमारा टारगेट है 70+ क्वेश्चन को क्लियर करना है, क्रैक करना है। तो सब बने रहना है मेरे साथ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फेस्ट का लेसन नंबर 2। पार्ट हमारा फेस्ट कंप्लीट हो चुका था, कंसेप्ट का, संकल्पना का। और आज बात करेंगे विकास के सिद्धांतों की। ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन की क्लास दूसरी है, पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था, पढ़ा दिया था आपको। और आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 के अंदर सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हाँ, स्टार्ट करते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास हम पढ़ रहे थे, CDP, उसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की प्रकृति, विकास का स्वभाव, विकास का नेचर कैसा है। इन सब बातों को समझने के लिए हमें डेवलपमेंट की थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विकास की प्रकृति, विकास, नेचर ऑफ डेवलपमेंट को कैसे समझा जाना जा सकता है। तो विकास के सिद्धांतों के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसे समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। देखो, विकास की प्रकृति की बात करूं मैं, विकास की प्रकृति मतलब नेचर की बात पूछ रहा है। नेचर, विकास की नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, आदत कैसी है, ये सब क्या आ गई, प्रकृति की बात हो रही है। नेचर, स्वभाव, आदत, रहन सहन, ये विकास के डेवलपमेंट की प्रकृति है, नेचर है। तो इस नेचर का कंसेप्ट समझने के लिए हमें बाल विकास के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। इनका हमें जैसे ही जानकारी होती है तो विकास की प्रकृति इन सिद्धांतों के द्वारा आसानी से हमें समझ में आ जाती है।
तो अपन बात करते हैं विकास के सिद्धांत। विकास की प्रकृति को विकास के सिद्धांतों द्वारा समझा जा सकता है। तो विकास के सिद्धांत बहुत ज्यादा है। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, निम्न में से विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है। कोई भी सिद्धांत दे देगा, 3 दे देगा, 4 का जो ऑप्शन होगा वो अलग डाल देगा। इजी, बहुत इजी। आपको ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल याद रखने। इसमें से ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 सिद्धांत नाम दे दिए, एक कोई अलग ऑप्शन डाल दिया। सही क्रम सही है इनमें से कौन सा, गलत इनमें से कौन सा, ऐसा क्वेश्चन इसमें से काफी बार पूछा गया और पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, विकास के बारे में सही है तो 3 सिद्धांतों के नाम दे देगा और 4 नंबर का ऑप्शन कुछ अलग डाल देगा। तो इसमें से सॉरी गलत है, बारे में गलत नहीं है, सिद्धांत नहीं है, या तो यह होगा। अब इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है आपको, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यही बनेगा। यहां से विकास के बारे में सही है, विकास के बारे में गलत है, निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत कौन सा है, ऐसे ही क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो आपको इन सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से क्लियर करना है। तो बात करते हैं अपन विकास के सिद्धांत फर्स्ट की। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने बताया था आपको, विकास जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे बोल देंगे आप सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रक्रिया। विकास वृद्धि की तरह एक निश्चित समय सीमा तक नहीं होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। देखते हैं, प्रथम 3 वर्षों में बालक की विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, इसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखो, प्रथम 3 वर्षों में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शिशुअवस्था कब से कब तक, जन्म से 6, 6 से 12, 12 से 18। आप देखो इसके अंदर 2 में बांट दे, पूर्व शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था। तो 0 से 3 और 3 से 6, इसको भी बांट दिया अपन, पूर्व वाली अवस्था, उत्तर वाली अवस्था। तो 6 से 9 और 9 से 12, इसको बांट दे तो 12 से 15, 15 से 18। ये मोटे तौर पर, रफली तौर पर इनका डिवाइडेशन हमने कर दिया। और बात करें यदि पूछे आपको मध्य क्यों 2 बांटना, तो 2-10 ईयर का अंतर के हिसाब से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है। वृद्धि की विकास की जो प्रक्रिया है वो प्रथम 3 वर्षों में बालक में विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। ये याद रखना आपको बात, यहां से क्वेश्चन 3rd ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। देखो, प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, फास्ट। ठीक है, उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, क्योंकि देखो इस काल में धीमी पड़ जाती है, धीमी पड़ गई। क्यों पड़ गई, क्योंकि देखो यहां से क्या आने लगी, धीरे धीरे बाल्यावस्था के गुण आने लगे। मैंने बाल्यावस्था में बताया था, बच्चा मस्त मोला होता है, खेल कूद पे ज्यादा ध्यान देता है, खाना कम खाता है। तो खाना कम खाए तो विकास की वृद्धि की दर भी धीमी होगी। तो यहां से धीमी होने लगती है, परंतु विकास की प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहती है और किशोरावस्था में आते ही पुनः तीव्र हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, शिशुअवस्था में तीव्र रहती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है और किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। लेकिन शिशुअवस्था में भी पूर्व शिशुअवस्था में उत्तर शिशुअवस्था से फास्ट चलती है। देखो यहां पर बताया मैंने, प्रथम 3 वर्षों में सबसे फास्ट होती है। तो विकास के प्रथम 3 वर्षों में बहुत तीव्र होती है, उसके बाद धीमी, उसके बाद आगे कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विकास की प्रक्रिया निम्न में से होती है, कैसे होती है बताइए। विकास की प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, विकास के बारे में सही है, नंबर ए ऑप्शन। पूर्व शिशु की बजाय उत्तर शिशु, पूर्व शिशु में उत्तर शिशु की बजाय फास्ट होता है, पूर्व शिशु की बजाय उत्तर शिशु में फास्ट चलती है वृद्धि, और बाल्यावस्था में सबसे तीव्र, और डी किशोरावस्था में बाल्यावस्था से
कम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बता दोगे कि मैंने बताया प्रथम 3 वर्षों में विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, उसके बाद धीमी पड़ जाती है, लेकिन किशोर अवस्था में वापस पुनः तीव्र हो जाती है। तो बाल्य अवस्था में धीमी पड़ जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो किशोर अवस्था में कम होती है बाल्य अवस्था से, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखो बात होती है पूर्व शेष अवस्था में उत्तर शेष अवस्था से फास्ट होती है, तो ये बात मैंने बताई थी प्रथम 3 वर्ष में फास्ट होती है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, स्किनर ने अपना मत दिया है। स्किनर का मत क्या है? देखो विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं, जबकि निरंतर चलती रहती है प्रक्रिया, निरंतर चलती है, कंटिन्यूअस चलती है, पहले धीमी फास्ट। ये ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूअस चलती रहती है, इसमें अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ये किसने बताई थी बात? स्किनर का मत है। स्किनर का मत विकास की सिद्धांत के बारे में, कंटिन्यूअस थ्योरी के बारे में स्किनर ने यह बात बोली है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। सभी डेफिनेशंस को हम एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है आपको, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट बात। देखो हरलोक ने भी इसके बारे में बताया कुछ। हरलोक ने क्या कहा? विकास निरंतर चलता रहता है गर्भाधान से मृत्यु तक। विकास निरंतर चलता रहता है गर्भाधान से मृत्यु तक। ये बात भी किसने बताई थी? हरलोक ने बताई थी। विकास के सतत विकास के सिद्धांत थ्योरी के बारे में दो साइकोलॉजिस्ट का मत है, स्किनर और हरलोक। स्किनर और हरलोक ने बताया कि विकास सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। स्किनर ने बता दिया कि इसमें कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, परिवर्तन नहीं होते हैं, आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते हैं, सतत प्रक्रिया है। और हरलोक ने बताया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी स्किनर ने बताया था कि सतत प्रक्रिया है और हरलोक ने बताया सतत प्रक्रिया है, लेकिन स्किनर ने इसको इस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि ये इसमें कोई आकस्मिक अचानक परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि ये सतत चलती है। और हरलोक ने बता दिया ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधान से मृत्यु तक चलती रहती है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। सभी डेफिनेशन हम एक वीडियो में करने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द एक मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यूनिट फर्स्ट की सभी डेफिनेशन एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो 100 हो चाहे वो 200। बहुत शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे, बहुत शानदार। यहां पर देखना है ग्राफ दिखाया गया आपको, ये डेवलपमेंट को इंगित करता है, ये डेवलपमेंट को, ये टाइम यानी ईयर्स को। देखो 0 1 2 3 4 5 ये टाइम है। देखो 0 से 3 वर्ष, यहां से लेके ये 3 वर्ष पूर्व शेष अवस्था होगी, यहां से लेके ये क्या होगी? उत्तर शेष अवस्था होगी। देखो 6 से 12 तक क्या होगी? बाल्य अवस्था होगी, और 12 से 18 फिर क्या होगी? किशोर अवस्था। ये सभी अवस्थाओं को डिवाइड कर दिया है। अब देखो इसके अंदर दिखाया गया है कि प्रथम 3 वर्षों में बहुत तीव्र विकास की गति रहती है। देखो बहुत तीव्र है, उसके बाद धीमी होती है, फिर सतत चलती रहती है, किशोर अवस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। ये है सिद्धांत किस, ये जो मैप है, सॉरी ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किस सिद्धांत की पालना कर रहा है? किस सिद्धांत की पालना कर रहा है? विकास के किस सिद्धांत की पालना कर रहा है? तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, जैसे आ गया यहां पर डेवलपमेंट, यहां पर टाइम, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा ये जो सिद्धांत है ये किस सिद्धांत, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ विकास के किस सिद्धांत की पालना कर रहा है? विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है? ए सतत विकास का सिद्धांत, बी आ जाएगा, बी कौन सा बताओगे? सेफेला कार्डाल, सी मोडिस्टाल, और डी कोई नहीं। बताइए आंसर बताएंगे सभी। देखो ये सिद्धांत किसको प्रकट कर रहा है? देखो यहां पर ये डेवलपमेंट को इंगित कर रहा है, ये टाइम को कर रहा है। इसके अंदर दिखाया गया जैसे जैसे टाइम के अंदर वृद्धि हो रही है, टाइम बढ़ रहा है। देखो 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, शुरू के 3 वर्षों के अंदर ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है, उसके बाद धीमी होगी, लेकिन ये सतत चल रही है, रुक नहीं रही है, सतत चल नहीं रही है। ये ऐसी हो जाए,
ये ऐसी हो जाए, इसका मतलब यहां पर शून्य हो गया, लेकिन ये रुक नहीं रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो ये किस सिद्धांत की व्याख्या करेगा? विकास के सतत प्रक्रिया का सिद्धांत है, कंटिन्यूअस प्रोसेस का सिद्धांत की व्याख्या ये ग्राफ कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। रीट का पैटर्न कुछ भी हो सकता है। जब राजस्थान पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो रीट में क्यों नहीं आ सकते हैं? कंसेप्ट समझना आपको। नंबर 2 सिद्धांत है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस है डेवलपमेंट। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक आदि विकास भिन्न भिन्न दर से होते हैं। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है उसका क्रम सेम होता है, ऑर्डर सेम होता है। व्यक्तिगत प्रक्रिया मतलब विकास का जो क्रम है वो समान होता है, लेकिन इसकी गति है वो भी क्या होती है? भिन्न होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। विकास के सभी सिद्धांतों में ये बात लागू होगी। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी है बहुत अच्छे से कि विकास का जो सिद्धांत है उसका क्या रूल है। तो विकास का जो क्रम रहता है, ऑर्डर रहता है, वो बिल्कुल सभी में समान रहता है। चाहे वो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ हो, चाहे वो बच्चा भारत में पैदा हुआ हो, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हो, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो, चाहे वो शहरी परिवेश में हो, कहीं पर भी पैदा हो, लेकिन उसका ऑर्डर, उसके डेवलपमेंट का ऑर्डर या क्रम बिल्कुल सदैव समान रहता है, समान रहता है। इस बात को गांठ मान लेना है। और सीखने की जो गति है उसमें भिन्नता हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव रहने पर या उसके इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर। ठीक है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान रखना इस बात को। तो ये व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विकास भिन्न भिन्न दर से होते हैं। ये सिद्धांत जन्मजात जुड़वा बच्चों पर भी लागू होता है। जो जन्मजात जुड़वा बच्चे होते हैं उन पर भी लागू होता है। वो एक साथ उन्होंने जन्म लिया है, जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन यह सिद्धांत उन पर भी लागू है। दोनों का व्यक्तिगत, इंडिविजुअल व्यक्तित्व का विकास होता है, उनका स्वयं का विकास भी इंडिविजुअल होता है। तो ये उन पे भी, दोनों जुड़वा बच्चों पर भी यह सिद्धांत लागू होता है। आप देखना, एक शिक्षक इसी सिद्धांत के आधार पर यह निर्णय लेता है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। एक शिक्षक इसी सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेता है कि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी प्रत्येक बालक क्या एक विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी बालक क्या हो, बुद्धिमान हो, प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, मंदबुद्धि हो। इसी सिद्धांत के आधार पर टीचर क्या करता है कि सभी बालक क्या है, विशिष्ट है, सभी बालक अलग अलग है, तो उनकी श्रेणी का डिवाइडेशन करता है शिक्षक, और उस श्रेणी के डिवाइडेशन, उस श्रेणी के स्तर के आधार पर उनको अलग अलग मेथड्स के द्वारा, उनको अलग अलग मेथड्स के विधियों के द्वारा उनको एजुकेशन या शिक्षा दी जाती है। तब उनका अच्छा व्यक्तित्व का विकास का, आदि का विकास अच्छे से हो पाता है। तो ये एक शिक्षक होने के नाते इस सिद्धांत का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बच्चे की, प्रत्येक बच्चा अपने आप में क्या है, एक स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, यानी उसका व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत उस पर लागू है। और इसी सिद्धांत के आधार पर टीचर क्या करता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट है ये निर्णय लेता है। इसके आधार पर डगलस और हॉलैंड ने क्या बात बताई है? डगलस और हॉलैंड ने क्या बताया है? विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है। डगलस और हॉलैंड ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता हो सकती है। ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यानी ये नहीं है कि एक फिक्स टाइम तक ही गति में भिन्नता होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये क्रम भी सेम चलेगा सदा, और गति में भिन्नता भी बनी रहती है। वो जन्म की बात के, चाहे मृत्यु की बात के, कभी की भी बात कर ले, कोई किसी भी अवस्था की बात कर ले, तो डगलस व हॉलैंड ने ये बात बताई है। डगलस व हॉलैंड का क्या मत है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता होती है, और ये विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। यह डगलस व हॉलैंड ने बताया था। डगलस व हॉलैंड की यह बात कही हुई है। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन में, सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सभी बताएंगे। एक शिक्षक होने के नाते विकास के किस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए बालकों का श्रेणी विभाजन किया करोगे? सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रोक्सिमल डिस्टेंस थ्योरी, व्यक्तित्व प्रक्रिया सिद्धांत, वर्तुला का सिद्धांत। सभी आंसर देंगे। ए बी सी डी कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है। सभी आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी देंगे। तो चलो क्या है इसका आंसर? सी,
व्यक्तिगत प्रक्रिया का सिद्धांत यानी इंडिविजुअल थ्योरी है। सभी शिक्षक होने के नाते इस सिद्धांत का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिद्धांत का यदि नॉलेज होगा तो एक शिक्षक सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को इस सिद्धांत के नजरिए से देख के उनका श्रेणी विभाजन कर लेगा, अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर देगा। प्रतिभाशाली, सर्जनशील, मंदबुद्धि सभी को अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड करके उसके अनुसार उनको एजुकेशन देगा तो उनके जहन में अच्छे से एजुकेशन ग्रहण हो करेंगे वो, और विकास के जो इस सिद्धांत की पालना हो जाएगी अच्छे से, और तभी वो शिक्षक एक सफल शिक्षक माना जाएगा यदि उस शिक्षक को इस व्यक्तिगत प्रक्रिया के सिद्धांत का बारीकी से नॉलेज है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। थर्ड सिद्धांत है विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। मैंने बताया अभी, विकास का एक सुव्यवस्थित ऑर्डर होता है, सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर होता है, वो सीक्वेंस में होता है, सुव्यवस्थित क्रम में होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता हो सकती है, मैंने बताया गति में भिन्नता हो सकती है, सीखने की गति में भिन्नता हो सकती है, लेकिन क्रम क्या रहता है? समान रहता है। जो जितना ज्यादा एक्टिव होगा वो पहले सीख लेगा। गति भिन्न हो सकती है लेकिन क्रम क्या है? समान रहता है। मैंने बताया था एक बच्चा है वो पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद दौड़ना सीखेगा। तो ये क्रम सभी में समान रहता है, चाहे वो ग्रामीण परिवेश में हो चाहे शहरी परिवेश में हो, लेकिन गति में भिन्नता हो सकती है। जैसा जिसको इन्वायरमेंट मिलेगा, जैसा जिस बच्चे को माहौल मिलेगा, जैसा बच्चा को परिवेश मिलेगा, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण, परिवेश का वातावरण, इन्वायरमेंट का वातावरण जैसे उसको मिलेगा वैसे ही उसकी विकास की गति हो जाएगी। तो ये गति का भिन्नता और क्रम का समानता का ये विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में सिद्धांत बताता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता होती है, परंतु सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम और क्रमबद्ध तरीके से होता है। अब इनके कुछ मुख्य पॉइंट है, वो पॉइंट देखते हैं अपन, कौन कौन से। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, सिर से पांव। पहला सिद्धांत क्या है इसमें? सिर से पांव जिसे बोलते हैं आपादीय। इंग्लिश में नाम याद रखना आपको, इसके बहुत ज्यादा नाम है हिंदी के। सेफेलोकोडाल, सेफेलोकोडाल या मस्तकोदमुखी पथ या सिर पूंछीय दिशा। देखो कितने नाम है, आपको एक नाम याद रखना, सेफेलोकोडाल, इंग्लिश में मिल जाएगा सीधा का सीधा, या सिर से पांव तक, मस्तिष्कोदमुखी, सिर पूंछीय, सेफेलोकोडाल। ठीक है, इस सिद्धांत की बात करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कहीं पर भी जन्मे, किसी भी देश में जन्मे, कहीं पर भी जन्मे, कैसी भी संस्कृति हो, गांव हो चाहे शहर हो, उसका जो विकास का क्रम है वो सदैव सिर से पैर की ओर होता है। यानी पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद धड़ का, उसके बाद पैरों का, ये विकास का उसका क्रम चलता रहता है। इसे बोलेंगे सेफेलोकोडाल थ्योरी, इसे बोलेंगे सेफेलोकोडाल थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों की तरफ चलता है। गर्भ शिशु में विकास पहले सिर का होता है, उसके बाद धड़ का, उसके बाद पैरों का होता है, यह क्रम चलता रहता है। इसी प्रकार जन्म के बाद शिशु के सिर का संतुलन सबसे पहले बनता है, जबकि पैरों का संतुलन सबसे अंत में बनता है। यानी जब सबसे पहले विकास जिस अंग का होगा उसका संतुलन भी सबसे पहले बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक शिशु के अंगों के संतुलन का क्रम है पहले सिर, धड़, पैर, धड़, पैर, सिर, पैर, सिर, धड़, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अच्छे से उसका कर सकते हो आंसर। किस सिद्धांत की पालना कर रहा है? सेफेलोकोडाल थ्योरी की। देखो, इसी कारण पूर्व शिशुअवस्था में शिशुओं का सिर उनके शरीर का 25% यानी 1/4, 1:4 के अनुपात में होता है, या 25% इसका शरीर का सिर होता है। यानी सिर का वजन या सिर टोटल बॉडी का कितना होता है? 25% होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में इनको हम देखने वाले बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, सिर कितना होता है? 25% होता है पूरी बॉडी का पूर्व शिशुअवस्था में। इसी कारण शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सिर व मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होते हैं और सबसे पहले संतुलन करते हैं और सबसे पहले इनका विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेफेलोकोडाल थ्योरी की पालना हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, विकास के संदर्भ में सही कथन है बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बताएंगे, सभी बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में भिन्नता व क्रम समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति में समानता व क्रम भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास की गति व क्रम दोनों समान होते हैं, गति व क्रम दोनों भिन्न होते हैं। बताइए, मैंने बताया आपको
एक बच्चा चाहे वो कहीं पर भी जन्मे, उसका कर्म सदैव समान रहता है। पहले वो बैठना, चलना, फिर दौड़ना सीखेगा, तो कर्म सदैव समान रहता है। कर्म समान ऑप्शन कौन कौन से में इसमें है? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसमें समान है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मैंने बताया था गति में भिन्नता हो सकती है, उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है बच्चा कितना एक्टिव है। तो गति में भिन्नता किन किन में? देखो ये कट गया, गति इसमें समानता हुई, ये कट गया, तो गति में भिन्नता इसमें है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांत की। केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर या भीतर से बाहर की ओर, इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। यानी बच्चे का विकास, बच्चे का विकास देखो केंद्र से, जैसे ये बच्चा है, इसका विकास मैंने बताया था ये केंद्र पार्ट है, केंद्र, इस केंद्र से लेके परिधि की तरफ चलता है। यानी पहले केंद्र वाले हिस्से का विकास होता है और धीरे धीरे परिधि की तरफ होता रहता है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है? केंद्र से परिधि की ओर या भीतर से बाहर की तरफ, या प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। अब देखो विकास शरीर के केंद्र भाग से शुरू होकर बाहर या परिधि भागों की ओर बढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस सिद्धांत के अनुसार बालक का कंधा, बालक का कंधा, कंधा की बात हो रही है, कंधा सबसे पहले कार्य करना प्रारंभ करता है, उसके बाद कोहनी, कोहनी तक पहुंच गया, उसके बाद कलाई, कलाई तक पहुंच गया, उसके बाद में अंत में, सबसे अंत में अंगुलियां कार्य करना प्रारंभ करती है। तो देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट होकर पहले कंधा, उसके बाद कोहनी, उसके बाद कलाई, उसके बाद अंगुलियां। तो यानी केंद्र से परिधि की तरफ, यानी केंद्र से बाहर की तरफ ये चल रहा है। तो इस सिद्धांत को बोलेंगे केंद्र से परिधि की तरफ या प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। यानी ये क्रम रहने वाला है, पहले कंधा, फिर कोहनी, फिर कलाई, फिर अंगुलियां। यानी केंद्र से बाहर की तरफ विकास हो रहा है, केंद्र से बाहर की तरफ विकास हो रहा है, इसे बोलेंगे प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। और सिर से पैर की तरफ जो विकास हो रहा है उसे बोलेंगे सेफेलोपोडल थ्योरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों थ्योरीज हैं, हमने देख लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली थ्योरी की, गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट, गति का विकास। गामक विकास को आप बोल सकते हो गति का विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट। गामक विकास, गति का विकास, मोटर डेवलपमेंट। देखो बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता में होता है। मैंने बताया था कि विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध होती है, गति में भिन्नता हो सकती है, तो ये भी क्रमबद्धता में होगा। देखो गति के क्रम की बात करें, गति का क्रम आपको पता है, बालक पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, उसके बाद चलना, उसके बाद दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है, बट इसमें भिन्नता हो सकती है गति में, गति में भिन्नता हो सकती है। ठीक है, हालांकि प्रत्येक बालक में इस कार्य को करने में लगने वाले समय में भिन्नता हो सकती है, पर क्रम हमेशा यही रहता है, ये बात मैंने बता दी। इसी प्रकार बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में चलता है। जैसे भाषा का विकास हो, जैसे गति का विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, उसका क्रम सदैव समान रहता है और गति में भिन्नता हो सकती है। इस प्रकार भाषा का, बालक का भाषा संबंधी विकास भी एक निश्चित क्रम में होता है। शिशु भाषा, शिशु भाषा किस प्रकार से सीखता है? देखो पहले रोना स्टार्ट करता है, रोने के बाद अस्पष्ट ध्वनियां बोलता है। ठीक है, स्पष्ट ध्वनियां बोलता है, फिर जाके स्पष्ट ध्वनियां बोलता है, और अंत में धीरे 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 ये ऐसा विकास होता रहता है। तो देखो ये एक क्रम है, एक ऑर्डर है, पहले बच्चा रोना सीखेगा, उसके बाद अस्पष्ट ध्वनियां, स्पष्ट ध्वनियां, ऐसे बोलता रहता है। तो इसी क्रम से बच्चा क्या करेगा? भाषा विकास करेगा। चाहे अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ तो पहले वो स्पष्ट ध्वनियां नहीं बोलेगा, उसके बाद अस्पष्ट ध्वनियां, उसके बाद रोना प्रारंभ, ऐसा विकास नहीं होगा। विकास का क्रम सदैव यही रहने वाला है, पहले रोना स्टार्ट करना, अस्पष्ट ध्वनियां, फिर स्पष्ट ध्वनियां। यही विकास का क्रम चलता रहता है, चाहे वो कहीं पर भी जन्मे, कहीं चाहे गांव में, चाहे शहर में, कहीं पर भी जन्म ले, वो क्रम शिशु का यही रहने वाला है, यानी क्रम सदैव यही रहता है, गति में भिन्नता हो सकती है। गामक विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया, परंतु इन कार्यों करने में समय में भिन्नता हो सकती है, बात हमने देख ली। गामक विकास को पेशी विकास भी कहा जाता है, ये बात याद रखनी है। इसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में गुणवत्ता आती है। पेशी विकास क्यों कहते हैं गामक विकास को? देखो गामक विकास का मतलब है गति का संचालन, यानी चलना, गति करना, चलना, ये सब गामक विकास के पहलू हैं। गामक विकास का मतलब है गति करना या चलना। तो देखो गति करना या चलना ये शरीर के किसके द्वारा? पेशियों के द्वारा संभव होती है, शरीर की पेशियों के द्वारा संभव होती है। तो देखो जब गति और चलना प्रारंभ कर देंगे तो पेशियों का भी विकास होगा धीरे धीरे, तो इसे पेशीय विकास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीय विकास भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों में संचालन में गुणवत्ता आती है। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट के दो कौशल है, दो स्किल्स है मोटर डेवलपमेंट के बारे में। बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से
रीट पिछली में भी आया था, रीट 2018 में यहां से क्वेश्चन आया था और आगे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, मोटर डेवलपमेंट को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं बताइए? स्थूल गामक विकासात्मक कौशल, एक होता है सूक्ष्म गामक कौशल, विकासात्मक कौशल। दो प्रकार के कौशल बताए गए। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रीट 2018 में आया हुआ है, यहां से क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से। पहले बता रहा हूं आपको, इस बात को बहुत अच्छे से समझना आपको। देखो, स्थूल गामक विकासात्मक कौशल क्या होता है? स्थूल गामक विकासात्मक कौशल क्या होता है? स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा या मोटे तौर पे। स्थूल, स्थूल का मतलब होते मोटे तौर पे या बड़ा, मोटे तौर पर या फिर बड़ा, ठीक है। इसे बोलते हैं गामक को मोटर बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्थूल का मतलब होता है मोटे तौर पर या बड़ा। सूक्ष्म का मतलब होता है बारीकी, आपको पता है बारीकी या महीन कार्य, महीन कार्य, ये सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल हो गया, ठीक है। याद रखना इस बात को, आप बहुत शानदार कंसेप्ट बनने जा रहा है आपका। यहां से क्वेश्चन आया था रीट 2018 में, आगे भी आएगा, आप देखो सही करने वाले हो। यहां पर देखो, स्थूल गामक मोटे या बड़े तौर के जब आप काम करते हो, कोई भी काम करते हो, जैसे मोटे तौर का कोई काम करो, जैसे कार चलाना, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेल रहे हो आप, तो मोटे तौर पर आप क्रिकेट खेलते हो तो किन अपनी बॉडी के किन पार्ट्स का ज्यादा यूज करते हो? तो मोस्टली आप भुजाओं का और पैरों का उपयोग करते हो, ठीक है। जब आप कार चलाते हो तो किसका उपयोग करते हो? आप भुजाओं, हाथों का और पैरों का यूज करते हो। तैराकी करते हो आप तो भी भुजाओं का और पैरों का उपयोग होता है पूरे शरीर का बैलेंस बनाने के लिए। तो मोटे तौर पे देखें तो स्थूल गामक विकासात्मक कौशल क्या होता है? ऐसा कौशल जिसके अंदर हम भुजाओं और पैरों का उपयोग करके उस कौशल को सफल बना दे, उस स्किल्स को सीख जाए, तो इसे बोलेंगे स्थूल गामक विकासात्मक कौशल, ठीक है। इसके बाद आता है सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल। इसके अंदर देखो, पैर भुजाओं तक पहुंच गए अपन और पैरों तक पहुंच गए, ठीक है। अब आ गई भुजाओं के बाद अंगुलियां, भुजाओं के बाद क्या आ गई? अंगुलियां। तो अंगुली निपुणता और रह गया फिर नेत्र हस्त समन्वय, आंखों का और हाथ का समन्वय। यानी देखो, मैंने आपको अंगुली इस हस्त के अंदर आ जाएगी, हाथों के अंदर आ जाएगी। देखो, भुजाओं तक आ गए थे, भुजाओं तक की बात कर ली, पैरों की बात कर ली, फिर भुजाओं के बाद क्या रह गया? हाथ, हाथ रह गए दोनों और अंगुलियां रह गई। तो हस्त और नेत्र समन्वय, इन दोनों का समन्वय करके जो काम करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, नेत्र हस्त समन्वय के द्वारा जो हम काम करते हैं उसे बोलते हैं सूक्ष्म गामक कौशल। जैसे पढ़ना, बताओ, पढ़ने के अंदर नेत्र और हाथ दोनों काम आएंगे। जैसे आप नोट्स बना रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो अपनी आंखों से देख रहे हो और हाथों से क्या कर रहे हो? नोट्स बना रहे हो। लिखना, इसमें भी दोनों काम कर रहे हो। सुई में धागा पिरोना, देखना, और हाथों का मेहंदी बनाना, दोनों काम हो रहे हैं। तो ये बताओ आपके कंसेप्ट तैयार हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी लिखिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है, रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी लिखिए कमेंट में बॉक्स में, यस या नो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहां से आया हुआ क्वेश्चन रीट 2018 में। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से, निम्न में से, निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है, ये बात मैंने लिख दी। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ठीक है, फाइन मोटर डेवलपमेंट का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है चढ़ना, सभी बताओगे बच्चे? सभी बताएंगे, सभी बताएंगे। कूदना, दौड़ना, लिखना।
सभी बताएंगे। रीट एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप कंफ्यूज होते हो कहां पर, सूक्ष्म चलन आ गया यहां पर नाम, कौशल भी आ गया और सूक्ष्म गामक नहीं दिखाई दिया मेरे को। और यहां पर तो सर ने बताया सूक्ष्म गामक विकासात्मक कौशल। तो देखो, अरे विकासात्मक कौशल बात करें तो विकास के थ्योरीज पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर नाम जोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सूक्ष्म गामक कौशल तो ठीक है, गामक को मैंने बताया मोटर कहा जाता है, तो इंग्लिश का नाम पढ़ लेना पेपर के अंदर, फाइन मोटर स्किल्स नाम आया था। क्या नाम आया था? इसका नाम होता है फाइन मोटर स्किल्स। तो मोटर का मतलब चालन हो गया, चलन भी बोल सकते हो, मोटर भी बोल सकते हो, गामक भी बोल सकते हो। बताइए इसका आंसर जल्दी, ए बी सी डी। अब देखो पहला ऑप्शन है चढ़ना, इसके अंदर बताओ आप आंखों का और हस्त का समन्वय रखोगे क्या? चढ़ने के अंदर हाथ भुजाओं का जोर लगेगा और पैरों का जोर लगेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मोटे तौर पे काम हो रहा। कूदना मतलब आंखों के द्वारा कूदोगे क्या आप? आंखों पे जोर पड़ेगा आपकी। हस्त और आंखों का समन्वय होना जरूरी है क्या? नहीं है, मोटे तौर पे काम। दौड़ना, दौड़ने के अंदर बताओ मोटे तौर। लेकिन आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इसके अंदर अपनी आंखों का भी होना चाहिए और हाथों का, दोनों का समन्वय हो रहा है। आंख बंद करके आप हाथ से लिख सकते हो क्या? नहीं। केवल हाथों को आप फ्री कर दो और आंखों से लिख सकते हो क्या? नहीं। तो दोनों का समन्वय होगा तभी सूक्ष्म कौशल होगा और तभी आपका आंसर डी होगा और तभी आपको रीट 2018 में 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही होगा। अदरवाइज आप नेत्र और हस्त समन्वय नहीं होगा तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। नेत्र व हस्त समन्वय नहीं होगा तो यदि नेत्र व हस्त समन्वय नहीं होगा तो आप डी के ऑप्शन सही लगाओगे, लेकिन आप जब आप टिक करोगे तो डी के नहीं लगे, आपका नेत्र का समन्वय नहीं है तो सी के भी लग सकता है। तो ये ध्यान रखना, आपको सूक्ष्म गामक कौशल करना है, ठीक है। स्किल्स डेवलपमेंट करनी है अपनी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अंगुली निपुणता व नेत्र हस्त समन्वय, यानी सूक्ष्म कौशल की बात हो रही है। सूक्ष्म कौशल में पूर्व बाल्यावस्था, किस अवस्था में? पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है। इस अवधि में बच्चे के बाएं व दाएं हाथ हेतु वरीयता का भी विकास हो जाता है। अब मैंने देखो एक बात बता दूं मैं, बाएं और दाएं की समझ बच्चे के अंदर, बालक के अंदर कब विकसित होती है? तो 6 वर्ष में विकसित होती है। कब विकसित होती है? दाएं और बाएं की समझ कब विकसित होती है? 6 वर्ष में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसी अवधि में दाएं व बाएं की समझ विकसित हो जाती है और नेत्र हस्त समन्वय भी कब होता है? पूर्व बाल्यावस्था में हो जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था से पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए किस स्थूल गामक कौशल निम्न में से किस अवस्था में, सूक्ष्म गामक कौशल निम्न में से किस अवस्था में नहीं पाया जाता है? बताइए, शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, सभी बताएंगे। सूक्ष्म गामक कौशल किस अवस्था में नहीं पाया जाता है या पाया जाता है तो बहुत कम पाया जाता है? बताइए। ए ऑप्शन आ जाएगा शेष अवस्था, बी ऑप्शन आ जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, सी ऑप्शन आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, डी ऑप्शन आ जाएगा किशोर अवस्था। सही बताएंगे कौन सा होगा? ए बी सी डी। तो बताया, मैंने बता दिया पूर्व बाल्यावस्था में अत्यधिक सुधार होता है, उससे पहले बहुत कम या नहीं के बराबर पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा शेष अवस्था में। और किस अवस्था से सूक्ष्म गामक कौशल में अत्यधिक सुधार होता है या शुरू होता है? तो पूर्व बाल्यावस्था से ऐसा होता है। और 6 वर्ष की आयु में बच्चे के अंदर दाएं व बाएं की समझ हो जाती है। ये भी हम बहुत अच्छे से आगे की क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं, सभी पढ़ने वाले बहुत शानदार तरीके से। देखो नेक्स्ट सिद्धांत है विकास अंतः क्रिया का परिणाम होता है। डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरकनेक्शन, ठीक है। अंतः क्रिया का परिणाम होता है। विकास किसका परिणाम होता है? अंतः क्रिया का परिणाम होता है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। यानी यह सिद्धांत यह बताता है कि विकास किसकी प्रक्रिया का परिणाम है? जो आप जेनेटिकली जो भी ले रहे हो, वंशानुक्रम से जो भी अनुभव ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, ठीक है वो। इसके अलावा वातावरण से जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हो, जो भी आप विकास लेते हो, वो इन दोनों से क्या होता है? विकास प्रभावित होता है, वंशानुक्रम और वातावरण।
ये अंतः क्रिया का परिणाम है। तो आपको एक बात ये ध्यान रखना, यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा? अगर वंशानुक्रम से कुछ कमियां हैं तो वो इसको प्रभावित करेगी, और वातावरण की कुछ कमियां हैं तो इसको प्रभावित करेगी। यानी दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है, अंतः क्रिया का परिणाम है। देखो, जैसे मानो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन क्या आने वाला है? 1 0 आने वाला है। इसी प्रकार यदि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो ऑप्शन क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे को। यदि इनको आप जोड़ दोगे, यदि ये कर दिया आपने यहां पर, तो क्या होगा? एक आंसर आ जाएगा। मतलब देखो, ये एक पहलू आ रहा है सीधा का सीधा, ठीक है ना, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे कर दिया तो एक आ गया, यानी इसके ऊपर 0 को सुनने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मल्टीप्लाई करना आपको ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विकास अंतः क्रिया का परिणाम है। किसके अंतर क्रिया का परिणाम है? वंशानुक्रम और वातावरण की। इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन आने वाला है, और ये फॉर्मूला किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। वुडवर्थ का फॉर्मूला है मानव विकास बराबर वंशानुक्रम मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, वातावरण। तो इसको हम डी बराबर एस मल्टीप्लाई ई भी लिख सकते हैं। डी डेवलपमेंट, हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट, डी बराबर एस मल्टीप्लाई ई। फॉर्मूला विकास के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो वुडवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। यह बात ध्यान रखनी आपको। नेक्स्ट सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में स्किनर ने कुछ बताया था। स्किनर का क्या मानना था कि वंशानुक्रम हमें वे तत्व प्रदान करता है जहां तक हमारा विकास संभव हो सके, जबकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मिले कुपोषित वातावरण, दूषित भोजन व रोगग्रस्तता के कारण उच्च कोटि का वंशानुक्रम भी दुर्बल हो जाता है। देखो, स्किनर का मानना यह है, स्किनर महोदय ने यह बताया था कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये वुडवर्थ का सूत्र है। स्किनर ने इनके बारे में क्या बताया कि वंशानुक्रम में आपको चाहे कितना ही उच्च कोटि का वंशानुक्रम मिले, आपको उच्च कोटि का वंशानुक्रम हो, कितनी भी वंशानुक्रम की उच्च स्तरीय विशेषताएं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी मिल जाए आपको, उच्च कोटि, कितनी भी उच्च कोटि की, हाई क्वालिटी की मिल जाए, लेकिन यदि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर कुपोषित वातावरण है, दूषित भोजन है और रोगग्रस्तता यानी रोग है, तो ये वातावरण इस उच्च कोटि के वंशानुक्रम को भी क्या कर देते हैं? कमजोर कर देते हैं, दुर्बल कर देते हैं। तो बताइए, वातावरण का प्रभाव वंशानुक्रम पे नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। ये स्किनर का मत था। स्किनर ने बताया कि वंशानुक्रम हमें वे तत्व प्रदान करता है जहां तक हमारा विकास संभव हो सके, जबकि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मिले कुपोषित वातावरण, दूषित भोजन और रोगग्रस्तता के कारण उच्च कोटि का वंशानुक्रम भी दुर्बल हो जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। देखो, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं। विकास के जितने पक्ष हैं वो आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। किस प्रकार से देखते हैं? बालक का प्रारंभिक सामाजिक व्यवहार उसके शारीरिक विकास से संबंधित होता है, अर्थात विकास के सभी आयाम या पक्ष शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, गामक आदि आपस में जुड़े रहते हैं। यानी विकास के जो जितने भी पक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि एक विकास का एक पक्ष हल्का रहता है, वो दूसरे विकास के पक्ष को प्रभावित करता है, प्रभावित करेगा। तो विकास के सभी पक्ष आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, यानी आपस में जुड़े रहते हैं। एक पे जो प्रभाव पड़ेगा वो विकास के दूसरे पहलू पे भी पड़ने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी सामाजिकता का, अगर सामाजिक गुणों का विकास कम है बच्चे का, तो उसके नैतिकता पे प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, यदि शारीरिक विकास कमजोर हो तो उसके गामक विकास से प्रभाव पड़ने वाला है। सामाजिक, संवेगात्मक, सभी विकास के पहलुओं को छूने वाला है। ठीक है, तो यानी विकास के विभिन्न पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, अंतर संबंधित है। इसमें गैरिसन महोदय ने क्या बताया? गैरिसन और अन्य ने एक बात बताई है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। यानी शरीर संबंधी जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है। अंगों के विकास के सामंजस्य और संबंध पर बल देता है। ये शरीर संबंधी दृष्टिकोण की बात की थी गैरिसन महोदय ने। सभी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं एक साथ। नेक्स्ट सिद्धांत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्पज से। देखो,
एफ नंबर का है, विकास एकीकृत रूप में होता है। विकास एकीकृत रूप में होता है, या इसे बोलते हैं विकास का एकीकरण सिद्धांत। एकीकरण रूप में होता है, एकीकृत रूप में होता है, या एकीकरण का सिद्धांत, एकीकृत या एकीकरण सिद्धांत, इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है डेवलपमेंट। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। देखो, पहले छोटा बच्चा होता है वो पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है, उसके बाद एक अंग विशेष के द्वारा उस वस्तु को छूता है। यानी एक छोटे बालक को खिलौना दिया जाए, खिलौना उसके सामने रखा जाए तो पहले पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, यानी उसके पूरे शरीर के अंदर संपूर्ण अंगों में मूवमेंट होता है। फिर हाथ के अंदर एक अंग विशेष के अंदर उसके अंदर मूवमेंट होके उस खिलौने को वो हासिल करता है, और उसके बाद इसके अंदर क्या करता है, एकीकरण करता है या समन्वय करता है। इसी कारण इसको बोलते हैं विकास एकीकृत या एकीकरण के रूप का सिद्धांत है। विकास एकीकृत या एकीकरण रूप में होता है। इसमें कुप्पू स्वामी ने एक बात लिखी है। कुप्पू स्वामी महोदय ने कहा है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, यानी पूरी बॉडी से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों में सरलता को संभव बनाता है। यानी पूर्ण से अंगों की तरफ और अंगों से वापस पूर्ण की तरफ, इनमें एकीकरण होता है। इससे बोलेंगे विकास का एकीकृत या एकीकरण का सिद्धांत। कुप्पू स्वामी ने इसके बारे में कहा है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना रहती है। एग्जाम में बस यही याद रखना कि विकास एकीकृत सिद्धांत, विकास का एकीकृत या एकीकरण का सिद्धांत, ये याद रखना आपको। ऐसा कुछ एक सिद्धांत बताया था मैंने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बालक पहले पूर्ण शरीर का, उसके बाद एक अंग विशेष का संचालन करता है। इसे बोलते हैं एकीकृत या एकीकरण का सिद्धांत। यानी उसके बाद वह पूरी बॉडी के साथ उसका एकीकरण कर लेता है, एकीकृत हो जाता है। होगी बात। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, विकास संचयी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास संचयी होता है, क्यूमुलेटिव होता है। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। ओके, विकास संचय होता है। संचय का अर्थ होता है जोड़ना। संचय करना मतलब जोड़ना, जमा करना, संचय करना, या बोल सकते हो जमा करना या जोड़ना, ये संचय का मतलब होता है। तो इसे बोलेंगे संचय सिद्धांत। संचय का अर्थ होता है जोड़ते जाना। देखो, कोई परिवर्तन जो हमें दिखाई देता है वह कई परिवर्तनों का संचय है। विकास एक संचय प्रक्रिया। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों को संचय प्रगति देता है। प्रत्येक परिवर्तन उसके पूर्व की वृद्धि और अनुभव का संचय होता है। जैसे बात करते हैं बंदे को, मैंने बात बताई थी पिछली क्लास के अंदर, बात बताई थी जैसे बात बताई थी मैंने कि 1-2 माह का शिशु खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 8 माह में वो खड़ा होने लगता है, ठीक है। फिर 5 वर्ष में वह दौड़ने लगता है, ठीक है। और 15 वर्ष में वह गोल्ड मेडल जीत लेता है। तो देखो, 2 से 8 वर्ष तक, 8 वर्ष के अंदर बच्चे में परिपक्वता आई, खड़े होने की परिपक्वता, मेच्योरिटी आ गई। तो 2 से लेके 8 वर्ष तक, ये 6 महीने के अंदर ये अचानक घटित नहीं हुआ, अचानक इसके अंदर परिपक्वता नहीं आई, लेकिन 2 माह से लेके 8 वर्ष तक इसके अंदर वृद्धि हुई। तो वृद्धि का धीरे धीरे संचय होता गया, और फिर 8 माह के अंदर संचय होते होते इसके अंदर क्या आ गई, परिपक्वता आ गई, और शिशु खड़ा होने लग गया। तो देखो, यह अचानक कोई अकस्मात घटित होने वाली घटना नहीं होके कई परिवर्तनों का परिणाम है, यानी संचय है, यानी जोड़ते फिर अचानक घटित होती है यह क्रिया। तो इसे बोलेंगे विकास का संचय सिद्धांत, या डेवलपमेंट इज ए क्यूमुलेटिव थ्योरी। इसी प्रकार जो बालक पहला शब्द बोलता है उससे पहले बालक काफी प्रयास करता है, जैसे रोना, अस्पष्ट ध्वनियां बोलना, फिर मां, स्पष्ट ध्वनियां, उसके बाद पहला शब्द बोलता है। तो ये भी देखो, ये भी पहला शब्द बोलने से पहले बालक ने क्या क्या कार्य किए, रोना, अस्पष्ट ध्वनियां, मां शब्द का बोलना, ये सभी क्या वो जोड़ते जाता है, संचय करते जाता है। इसी प्रकार इसे भी क्या बोलेंगे, विकास का ये संचय हो रहा है, तो इसे संचय सिद्धांत या डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव थ्योरी। ओके, तो बात समझ आ गई। बालक जैसे पहला कदम रखता है तो उससे पहले भी बालक काफी एक्टिविटी करता है। बालक पहले घुटनों के
पहले बैठना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे पहला कदम रखना सीखता है। तो देखो, पहला कदम रखने से पूर्व उसके जो प्रयास थे उसको वह बच्चा जोड़ता गया, संचय करता गया। इस कारण इसे बोलेंगे संचय सिद्धांत, विकास का संचय सिद्धांत। यानी बालक पहले जोड़ता जाता है, उसके बाद उसको प्रदर्शित करता है, उसके बाद उन सभी निरंतर प्रयासों को प्रदर्शित करता है। इसे बोलेंगे विकास का संचय सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सिंपल से स्पेसिफिक की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द जनरल टू स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मैंने बताया था आपको, बहुत सिंपल है। देखो, बालक का व्यवहार प्रारंभिक वर्षों में अपरिष्कृत अविभेदीकृत होता है, उसे विभेदित कर नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते हम, ठीक है ना। अपरिष्कृत होता है, बाद के वर्षों में परिष्कृत हो जाता है, विभेदीकृत हो जाता है, और एक लक्ष्य केंद्र, एक उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पेसिफिक लक्ष्य दिखाई देने लगता है। तो ये बात होगी। अब देखो, हाथों से कुछ पकड़ने से बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने और फैलाने की चेष्टा करता है, यानी सामान्य व्यवहार करता है। बालक का भाषा विकास उसके जन्म के समय रोने से शुरू होता है और पहले सामान्य शब्दों से होता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को मां कहता है और धीरे धीरे लगातार भाषा के शब्दावली सीखकर भाषा कौशल का विकास होता है। तो पहले वो सामान्य एक्टिविटी करता है, सामान्य व्यवहार करता है, उसके बाद एक विशिष्ट व्यवहार की तरफ चलता है, भाषा की शब्दावली सीखकर भाषा कौशल का विकास करता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर उसका सिद्धांत हो गया। यानी बालक का क्या करता है, देखो, पहले रोना सीखता है, रोना, उसके बाद अस्पष्ट ध्वनियां, फिर क्या करता है स्पष्ट ध्वनियां, फिर क्या करता है भाषा कौशल का विकास, यानी उसके अंदर भाषा के अंदर अच्छा स्किल्स डेवलप कर लेता है। तो ये विकास का प्रक्रम चलता रहता है। तो ये देखो, सामान्य प्रक्रिया थी, जनरल प्रोसेस थी, यहां पर देखो एक स्पेसिफिक बन गया, एक स्पेसिफिक, इसके अंदर विशिष्ट आगे की भाषा का कौशल का विकास कर दिया। भाषा के अंदर अगर नहीं होगा, हिंदी भाषा का अच्छा वक्ता होगा, इंग्लिश अच्छा नॉलेज होगा, इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होगा, ये सब उसका क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हो रहा है, एक विशिष्ट बेस बन रहा है उसका। यानी पहले सामान्य विकास हो, उसके बाद उसने विशिष्टता उसके अंदर हासिल आई। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये विकास होता है। तो इसी प्रकार मैं देखो बता रहा हूं आपको, ये सामान्य विकास को बोले तो ये अपरिष्कृत रहता है, परिष्कृत नहीं कर सकते, इसको अविभेदीकृत रहता है, यानी इसको विभेदित अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं देख सकते हैं। और देखो, यहाँ पर परिष्कृत हो गया, विभेदीकृत मतलब एक किसी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर उसने इस विशेषता हासिल कर ली और एक लक्ष्य केंद्रित हो गया अपना, उसका एक लक्ष्य निर्धारित हो गया कि मेरे को इस क्षेत्र के अंदर इस विशिष्टता को पाना है। यह है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जो इस इमेज के अंदर आपको दिखाया गया है। देखो, बालक हाथों में कुछ पकड़ेगा तो पहले इधर उधर हाथ मारेगा या फैलाएगा, तो ये सामान्य एक्टिविटी कर रहा है। फिर स्पेसिफिक विशिष्टता आ गई। भाषा का विकास किस प्रकार से होगा, पहले रोएगा, सामान्य शब्द बोलेगा, सभी व्यक्तियों को मां बोलता है, और भाषा कौशल का विकास होता है, मतलब इस विशिष्टता आ जाती है। तो देखो, यहां पर कुछ सामान्य वर्ड हो रहे हैं, सामान्य विकास, और धीरे धीरे यहां पर क्या आ गए, विशिष्ट आ गए। तो ये विशिष्ट कार्य करा, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत बताता है, इसे बोलेंगे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। बच्चा प्रारंभिक वर्षों में अपने परिवेश के सभी व्यक्तियों को मां कहता है। यह तथ्य विकास के किस सिद्धांत पर आधारित है और किस विकास की बात करता है। सभी व्यक्तियों को मां कहता है, मतलब सामान्य घटनाएं कर रहा है, वो सामान्य बातें कर रहा है, ठीक है। तो सामान्य से सभी व्यक्तियों को मां कहता है, तो ये सामान्य सिद्धांत की बात हो रही है, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत हो रहा है। और ये सिद्धांत किस बात पर बल दे रहा है, तो देखो, भाषा के विकास की बात कर रहा है, तो भाषा विकास, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है और भाषा विकास की बात हो रही है। नेक्स्ट आती है बात, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। देखो, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास कैसा रहने वाला है, आगे जाके ये बच्चा क्या बनने वाला है, कैसा व्यवसाय करने वाला, किस प्रकार की जॉब प्राप्त करने वाला, इसकी भविष्यवाणी गार्जियंस या पेरेंट्स या टीचर्स कर सकते हैं। कैसे, उसके पहले के जो विकास के बढ़ने को क्रम, उसकी गति को, उसकी हर चीज, हर जो काम होता है, हर एक्टिविटी है, उसके करने को ढंग, उसके करने के तरीकों को देख के गार्जियंस और टीचर्स और सभी जो समाजीकरण के अंदर जो सभी आते हैं,
गार्जियंस, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, सभी उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके इस प्रकार का व्यवसाय करने वाला है, ऐसी ये जॉब प्राप्त करने वाला है। एक बालक की वृद्धि और विकास की गति को देखकर आगे बढ़ने की भविष्यवाणी की जा सकती है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक की गतिविधियों के आधार पर परिवार के लोग उसके व्यवसाय की भविष्यवाणी करते हैं, तो भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, आगे के अपने बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बालक व बालिकाओं में विकास दर में भिन्नता होती है, यानी बालक और बालिकाओं की विकास दर में भी भिन्नता होती है। लंबाई और वजन की बात करते हैं हम, लंबाई और वजन के चार्ट की बात करें, देखो विकास की गति में भिन्नता होती है। देखिए जैसे शिशुअवस्था की बात करें तो शिशुअवस्था के अंदर बालकों में लंबाई और वजन, शिशुअवस्था के अंदर बालकों में बॉयज के अंदर फास्ट रहता है और गर्ल्स के अंदर स्लो होता है। इसका उल्टा करना, गर्ल्स के अंदर पूर्व बाल्यावस्था में बॉयज आगे रहते हैं और गर्ल्स पीछे, उत्तर बाल्यावस्था में बॉयज क्या पीछे रह जाते हैं जबकि गर्ल्स आगे निकल जाती है। इसी प्रकार पूर्व किशोरावस्था में बॉयज पीछे रह जाते हैं जबकि गर्ल्स आगे निकल जाती हैं। इसी प्रकार उत्तर किशोरावस्था में बॉयज आगे निकल जाते हैं जबकि गर्ल्स पीछे रह जाती हैं। तो इसको आप किस प्रकार से याद करोगे, देखना। देखना, यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल और शानदार फॉर्मूला। आपका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आगे जो भी हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, चाहे शारीरिक विकास की बात करें, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञान, सभी प्रकार के विकास की थ्योरीज के अंदर ये लागू होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, जल्दी बने रहिए, जल्दी बने रहिए। फॉर्मूला क्या है, 2-2-1, आपको याद रखना है 2-2-1। 2-2-1 का मतलब क्या, आप समझो। देखो 2-2-1 का मतलब है पहले ऊपर की तरफ चलो, सीक्वेंस दो पहले आ रहे हैं तो 2 बार ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगले 2 की बात कर रहे हैं तो 2 बार नीचे की तरफ, इसका उल्टा होगा। फिर 1 की बात आ रहा है तो 1 वापिस ऊपर की तरफ, ये प्रक्रम चलेगा। देखो 2-2-2 है, 2-2-2, सॉरी 2-2-1, तो पहले 2 आ रहा है तो पहले ऊपर की तरफ चलो 2 बार। फिर ये जो नेक्स्ट सेकंड 2 है, इसका मतलब पहले 2 ऊपर की तरफ चल रही है, ये अलग बात है, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ चलो। फिर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वापस ऊपर की तरफ चलो, तो ये उल्टा हो गया। ये पूरी बॉयज की बातें हैं और गर्ल्स के अंदर इसका विपरीत करना आपको। ये बॉयज की बातें होगी, गर्ल्स के अंदर पूरा इसका विपरीत करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसके अंदर शिशुअवस्था को आपको सिंगल रखना और बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को 2 टुकड़ों के अंदर करना है। तो ये शिशुअवस्था होगी, ये पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये पूर्व किशोरावस्था, ये उत्तर किशोरावस्था। बात फिनिश, समझ में आ गई। यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार बढ़ेगा, बहुत शानदार बढ़ेगा, अभी देखने वाले। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ। ये फैक्ट आपके समझ में आया या नहीं है, ये बताए मेरे को, यस लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी यस लिखेंगे, ये फैक्ट आपके समझ में आया या नहीं। 2-2-1 का फॉर्मूला समझ में आया या नहीं। 2 मतलब 2 बार ऊपर, 2 बार नीचे, 1 बार ऊपर। शेष अवस्था को सिंगल रखना है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, विपरीत कर देना बालिकाओं में, ठीक है। यानी विकास की गति में देखो भिन्नता आ रही है, बालकों बालिकाओं की विकास दर की बात कर रहा है, में भिन्नता आ रही है। दर का मतलब गति में भिन्नता होती है, क्रम में भिन्नता नहीं बता रहा है। विकास दर, ऑर्डर या रेट या गति में या समय में भिन्नता होती है। तो देखो लंबाई और वजन की बात कर रहा है इसके अंदर, तो लंबाई देखो शेष अवस्था में फास्ट हो रही है बॉयज के अंदर, तो गर्ल्स के अंदर स्लो हो रही है, तो यानी गति में भिन्नता है। तो यही सिद्धांत है, बालक व बालिकाओं में विकास दर में भिन्नता होती है। चार्ट के द्वारा बिल्कुल क्लियर हो रहा है, 2-2-1 बोल रहा है कि बिल्कुल भिन्नता होती है। तो देखो लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती है। लड़कों की तुलना में, ये बात देखना, लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व होती है, गर्ल्स जल्दी परिपक्व होती है। देखना, देखो परिपक्वता, देखो यहां पर देखना, देखो ये बात, देखो शेष अवस्था के अंदर बॉयज आगे है, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर देखना, अब उत्तर बाल्यावस्था के अंदर गर्ल्स आगे निकल गई, पूर्व किशोरावस्था के अंदर भी गर्ल्स आगे रहती है, तो यहां पर देखो परिपक्व भी जल्दी हो जाती है। उसके बाद उत्तर किशोरावस्था में वापिस पुरुष यानी बॉयज आगे हो जाते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बालिकाएं क्या हो जाती है, परिपक्व
हो जाती हैं। इस काल को बोलेंगे प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। वही संधिकाल पढ़ने वाले बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस काल को बोलेंगे प्यूबर्टी, यानी उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था के बीच के काल को बोलेंगे प्यूबर्टी। ठीक है, तो देखो लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती है पूर्व किशोरावस्था तक। पूर्व किशोरावस्था तक की बात होगी, इसे बोलेंगे भिन्नता या भेदात्मक विकास, डिफरेंटल डेवलपमेंट। डिफरेंटल डेवलपमेंट क्यों हो गया? क्यों? बालक बॉयज एंड गर्ल्स की विकास दर में भिन्नता होती है, प्रत्येक अवस्था के अंदर अलग अलग विकास दर है, इसलिए इसे बोलेंगे भिन्नता या भेदात्मक विकास या डिफरेंटल डेवलपमेंट थ्योरी। चलो प्रश्न बताइए, 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बताइएगा, सभी बताएंगे। निम्न में से विकास के संदर्भ में सही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेट में। क्या बोल रहा है? पूर्व बाल्यावस्था में वजन बालकों की तुलना में बालिकाओं में ज्यादा होता है। बालिकाओं में ज्यादा बता रहा है, जिसमें ज्यादा बता रहा है ऐसे सिंबल कर दो। किसकी बात कर रहा है? पूर्व बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको ऐसे शॉर्ट में रख लो। पूर्व किशोरावस्था में बालकों की बजाय, बॉयज गर्ल्स तो लिख दो सभी में, बॉयज गर्ल्स सिंबल लगा देंगे अपन। पूर्व किशोरावस्था में बालकों की बजाय बालिकाएं जल्दी परिपक्व होती हैं। बालकों की बजाय बालिकाएं जल्दी परिपक्व होती हैं पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है उत्तर किशोरावस्था में बालिकाएं बालकों को पीछे छोड़ देती है। बालिकाएं बालकों को पीछे छोड़ दी, मतलब बालिकाएं आगे निकल गई, ये होगी उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था में बालिकाओं की बजाय बालक ज्यादा विकास करते हैं, बालिकाओं की बजाय बालक ज्यादा विकास करते हैं उत्तर किशोरावस्था। अब देखना अपना कौन सी सही बात है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है रे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपने फॉर्मूला लगाना है 2 2 1, 2 बार ऊपर 2 बार नीचे 1 बार ऊपर। ये बॉयज की बात हो गई। गर्ल्स का इसका विपरीत कर दो, ये नीचे की तरफ नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गई शेष अवस्था, ये पूर्व बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था, ये पूर्व किशोरावस्था, ये उत्तर किशोरावस्था। अब देखना पहला ऑप्शन क्या है, पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है। पूर्व बाल्यावस्था ये रही, इसके अंदर क्या टर्म बनती है? देखो बॉयज और गर्ल्स, बॉयज इसके अंदर जल्दी क्या हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो इसको ऐसे सिंबल से लिखेंगे। तो देखो इसके अंदर कैसा सिंबल है, इसके अंदर देखो कैसा सिंबल है, गर्ल्स जल्दी परिपक्व हो रही है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आ रही है? ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था ये रही। इसके अंदर देखो क्या बॉयज और गर्ल्स लिखते हैं, इसके अंदर देखो गर्ल्स जल्दी परिपक्व हो रही है, गर्ल्स, तो गर्ल्स को इस प्रकार से डिफाइन कर दो आप। तो देखो इसके अंदर देखो पूर्व किशोरावस्था के अंदर बॉयज की बजाय गर्ल्स जल्दी परिपक्व हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट और देख लेते हैं अपन, सही है। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में क्या हो रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज जल्दी परिपक्व हो रहे हैं गर्ल्स से, लेकिन यहाँ पर उत्तर किशोरावस्था में गर्ल्स जल्दी परिपक्व बता रहा, तो ये गलत हो गया। और उत्तर किशोरावस्था में बालिकाओं की इसके अंदर भी बॉयज जल्दी दिखा रहा, तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके अलावा इस क्वेश्चन को कोई सही नहीं करेगा, ये गारंटी अपनी। तो बने रहना, आपको मैंने बताया है बहुत शानदार कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे आपके, बहुत शानदार कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, शारीरिक विकास लंबाई के संदर्भ में सही है। ऐसे भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है बंदा, विकास के संदर्भ में सही है, वृद्धि के संदर्भ में सही है, कैसा भी आ सकता है, बताइएगा, सही बताएंगे। पूर्व बाल्यावस्था में बॉयज गर्ल्स, तो वो फॉर्मूला लिख लिया करो आप सीधा, 2 to 1। ठीक है, ये बॉयज की बात होगी, ये गर्ल्स की बात होगी। पहले कौन सी बात कर रहा है? पूर्व बाल्यावस्था, ये शेष अवस्था होगी, ये पूर्व बाल्यावस्था होगी। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर ये रहता है, मतलब बॉयज आगे रहते हैं गर्ल्स की तुलना में, तो इसके अंदर ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हो रहा उत्तर बाल्यावस्था, ये उत्तर बाल्यावस्था होगी। इसके अंदर देखो ये कर लो, इसके अंदर बॉयज क्या रहते हैं, पीछे रहते हैं, गर्ल्स आगे रहती है, तो इसके अंदर क्या बॉयज आगे रह रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तीसरा आ गया शेष अवस्था के अंदर बराबर तो होता ही नहीं है। उत्तर किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था ये रही, उत्तर किशोरावस्था में बॉयज आगे रहते हैं, गर्ल्स पीछे रहती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं, जल्दी यस लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, यस लिखेंगे सभी, आया या नहीं आया।
फिर नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट सिद्धांत है विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, नॉट लीनियर, स्पाइरल। ठीक है, डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, यानी स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। देखो विकास एक सीधी रेखा लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है क्योंकि इसमें परिपक्वता व स्थायित्व आता है। देखो विकास लंबवत नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, बल्कि वर्तुलाकार इस प्रकार से होता है। क्यों होता है? क्योंकि विकास जैसे जैसे होगा, तो मैंने बताया था परिपक्वता आएगी, परिपक्वता आएगी तभी विकास होगा और स्थायित्व भी, सॉरी, यानी विकास होगा तो उसके अंदर परिपक्वता व स्थायित्व साथ चलेंगे, मेच्योरिटी साथ में होगी। तो देखो स्पाइरल होगा तो बीच में देखो रुक रहा है, रुक के वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, रुक रुक के वापस आ रहा है, तो वो स्थायित्व परिपक्वता को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ऐसी आकृति बनेगी, इसे बोलेंगे स्पाइरल या वर्तुलाकार। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता है, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त विकास को स्थायी रूप दे सके और फिर आगे बढ़ता है। तो मैंने वही बात बताई है कि सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, क्योंकि पहले आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है, पीछे आ जाता है। क्यों आता है? परिपक्वता व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विश्राम कर लेता है, उसके बाद परिपक्वता स्थायित्व आ गया, फिर वापस आगे बढ़ता है, फिर वापस रुक जाता है, स्थायित्व परिपक्वता प्राप्त करता है, फिर वापस आगे बढ़ जाता है। तो ये एक स्पाइरल नुमा शेप बन जाती है, एक स्पाइरल नुमा शेप बन जाती है, इसलिए इसे बोला जाता है विकास का वर्तुलाकार सिद्धांत। ये देखो आप, एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ता है, बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहा है, देखो तेजी से आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, फिर रुकता है, धीमा विकास करता है। रुकना और धीमा विकास करना, विश्राम करना, प्राप्त विकास, स्थायी व परिपक्वता। देखो क्यों रुकता है, देखो यहां पर ये विकास की उच्च सीमा आ रही है, यानी रुक रहा है। ये क्यों रुक रहा है? परिपक्वता स्थायित्व प्राप्त करने हेतु विकास रुक जाता है और फिर आगे बढ़ता है। देखो आप देखना, जैसे आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की, तो आप जैसे मान लो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम फर्स्ट बार देने बैठते हो, कोई भी एग्जाम फर्स्ट बार देने बैठते हो, एग्जाम देने बैठते हो, तो उसके अंदर आपकी जो तैयारी है, उस तैयारी के आधार पर आप देखते हो कि आपकी मोस्टली मोटा मोटी तो अभी देखिए 50% आपने उस एग्जाम के अंदर क्रैक किए, ठीक है, 50% क्रैक। नेक्स्ट टाइम जैसे आप 2-3 एग्जाम और देते हो, तो आपकी ये 50 से 55 58 तक पहुंच जाता है टारगेट। उसके बाद आप एग्जाम देते हो तो आपको टाइम लगता है 60% आने में भी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये विकास हो रहा है, और विकास जब उच्च स्थिति में आ जाता है, विकास की स्थिति उच्च हो जाती है, तो वह रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? परिपक्वता व स्थायित्व प्राप्त करने हेतु। यानी बात करें रीट की बात करें तो रीट में 150 में से आपके देखो 110 नंबर लाना बहुत ज्यादा इजी है, 110 नंबर, लेकिन 110 से आपको 130 पहुंचाना है। तो देखो 110 में जितनी आपने मेहनत की है ना, उससे दुगुनी या तिगुनी मेहनत आपको इन 20 नंबरों के लिए करनी होगी, ठीक है, करनी होगी। यही विकास का स्पाइरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। यानी विकास इसके अंदर क्या हुआ, आपका विकास बहुत तेजी से हुआ यहां पर, फिर क्या हुआ, यहां पर आके वो रुक गया या विश्राम कर रहा है। क्यों कर रहा है? परिपक्वता व स्थायित्व प्राप्त करने हेतु, मतलब इसको आगे अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए परिपक्वता, मेच्योरिटी आ रही है, तो इस 20 नंबरों को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परिपक्वता आएगी और स्थायित्व आएगा, तब आपके ये 20 नंबर आएंगे। तो ये है विकास का स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं, विकास की जो आरंभिक बुनियाद होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। जैसे हम किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उसकी जितनी नींव मजबूत होगी, उसका लाइफ टाइम, उसकी मकान की जो उम्र होगी वो बहुत ज्यादा होती है। उसी प्रकार विकास की आरंभिक बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण होती है। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की अभिवृद्धि, आदतें, व्यवहार का प्रारूप जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन में समायोजन को निश्चित करता है। यानी विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विकास की अभिवृद्धि हो,
आदतें हैं, व्यवहार का प्रारूप जो प्रारंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। जितना अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को शुरू के वर्षों में मिल जाता है वो आगे के विकास में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इस पे सिगमंड फ्राइड महोदय ने क्या बोला है कि बालक को जो भी कुछ बनाना है 4 से 5 वर्ष तक बनाया जा सकता है। वॉटसन ने भी ये बताया था कि मेरे को एक बालक दो, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, कैसा भी इन्वायरमेंट देखिए उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। तो सिगमंड फ्राइड ने भी बताया है कि बालक को जो कुछ भी बनाना है 4 से 5 वर्षों तक बनाया जा सकता है। यानी जो प्रारंभिक बुनियाद है, प्रारंभिक बुनियाद होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, यानी नींव होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, विकास में परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। मैंने बताया था विकास के अंदर परिपक्वता व अधिगम की भूमिका होती है। फर्स्ट लेसन के अंदर मैंने बात किया था कि वृद्धि से परिपक्वता आती है और परिपक्वता के बाद अधिगम होता है। अधिगम जैसे जैसे अपने किसी, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं कुछ सीख रहे हैं तो अधिगम जैसे ही कंप्लीट होगा तो विकास की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। तो ये एक क्रम चलता रहता है, यानी विकास के अंदर अधिगम व परिपक्वता की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, यानी विकास की जो अवस्था होती है शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसमें जोखिम रहता है। बच्चों का जोखिम रहता है, शिशु का जोखिम रहता है, वो किस प्रकार का एनवायरनमेंट ग्रहण कर रहा है। बाल्यावस्था में जोखिम रहता है, बाल्यावस्था में बालक सॉरी क्या होता है, मस्त बोला होता है, वो खेल कूद पर ज्यादा ध्यान देता है, पढ़ाई पर कम ध्यान देता है, खाने पीने पर कम ध्यान देता है, वो जोखिम है, किसी प्रकार का जोखिम है। किशोरावस्था में जोखिम होता है, किशोरावस्था में शांति संगठनों का जोखिम होता है कि वो किसी गलत आदत पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के जोखिम प्रत्येक अवस्था के अंदर चलते रहते हैं, तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में चाहे भौतिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, वातावरणीय जोखिम रहते हैं, किसी प्रकार के जोखिम। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक व अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहे ताकि बालकों को बचाया जा सके। विशिष्ट प्रकार की जो अवस्था है उसके प्रति जिस प्रकार के जोखिम उस अवस्था के अंदर हो सकते हैं उसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए ताकि बच्चों को बचाया जा सके। देखो इसके अंदर किशोर अवस्था के कुछ खतरे होते हैं, गलत आते हैं, बदलाव आते हैं, उससे ये जोखिम होते हैं जिससे बच्चे अपनी लाइन से भटक जाते हैं। तो हमें उस अवस्था के अंदर, पार्टिकुलर अवस्था के अंदर, इस अवस्था में ये जोखिम हो सकते हैं उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए ताकि बच्चों को बचाया जा सकते हैं। जोखिम कौन कौन से हो सकते हैं, वातावरणीय हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं। बालक, अभिभावक, पेरेंट्स को, टीचर्स को जागरूक करना चाहिए ताकि बालकों को बचाया जा सके। ये बात थी। नेक्स्ट बात आती है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जिस प्रकार का कल्चर है, जिस प्रकार की संस्कृति है, जिस प्रकार की संस्कृति में रहता है, जिस प्रकार की संस्कृति में जन्म हुआ है, वह संस्कृति उसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जिस प्रकार के कल्चर में पैदा हुआ है उसी प्रकार का कल्चर वो जल्दी सीखेगा, उसी प्रकार का विकास बच्चे का जल्दी होगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। आई समझ में बात, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब हुआ कर्म, मतलब ऑर्डर समान होता है। व्यक्ति चाहे किसी भी देश में पैदा हुआ हो उसके विकास की दिशा व दशा समान रहती है। शेष अवस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है, यानी समान प्रतिमान रहता है, समान कर्म रहता है, समान ऑर्डर से काम करता है, समान दर से विकास की प्रक्रिया होती है। तो ये विकास की थ्योरी थी, कंप्लीट हमने पढ़ ली है, विकास के सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं पूरे। ये जो क्लास है ये आपके लिए आगे ये क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है, तो आपको पूरे अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है वो पढ़ने वाले बहुत ही अच्छे से। तो हमारी 2 क्लास हो चुके। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास की संकल्पना, कंसेप्ट पढ़ा था, और पार्ट सेकंड में हमने पढ़ लिया है सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, और पार्ट थर्ड पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। ये रिवीजन क्लास चल रही है, रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है। इससे पहले भी हमने सीटीपी फर्स्ट सेकंड थर्ड की वो सीरीज डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो और ये भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सेम है। और नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे हम कल फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के लिए विकास 01 कोड का यूज कीजिए ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल सके। मिलते हैं पार्ट थर्ड फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक्स।